नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं वो आप कह सकते हैं निवेशक उसमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज़्यादा फंसे हुए महसूस कर रहे थे। ये मैं थे इसलिए यूज़ कर रहा हूं क्योंकि अब उन निवेशकों में एक आप कह सकते हैं एक्साइटमेंट, उत्सुकता कह सकते हैं आप, एक आप कह सकते हैं डिलेमा कि भई ये जो थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है, क्या ये प्रॉफिट बुकिंग का समय है? और कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो स्टॉक में इसी कारण निवेश किए हुए थे या एक्यूमुलेट कर रहे थे कि भाई जिस दिन टर्न अराउंड होगा स्टॉक बहुत बड़ी रैली दिखाएगा। स्टॉक पिछले कुछ समय से बहुत उतार चढ़ाव से गुजरा है दोस्तों, चाहे मैनेजमेंट वाइज हो, चाहे शेयर होल्डिंग वाइज हो, चाहे बिजनेस वाइज हो। कंपनी ने जो जो बुरी चीजें हो सकती थी वो तमाम चीजें देखी हैं। ठीक है, इस एक वीडियो में हर बार की तरह दोस्तों 3 भाग में वीडियो रहेगा। पहला जहां पे स्टॉक के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, उसके बाद दूसरा पार्ट में जब आप शुरू करेंगे दोस्तों तो कंपनी की ओवरव्यू, Q2 के हाइलाइट्स, और उसके बाद दोस्तों थर्ड पार्ट। और जो मुझे लगता है अगर आप कंपनी में बहुत कुछ जानते हैं, आपको कुछ बहुत ज़्यादा इनके प्रोडक्ट एप्लीकेशन के ऊपर बिल्कुल चर्चा नहीं करनी है, आपको बता दूं सीधा यहां से वीडियो के लास्ट 8 मिनट्स में चले जाएं और बस उसी को पूरा देख लें। वहां पर आपको तमाम सवालों के जवाब एज ए इन्वेस्टर कि भाई इसमें क्या रिस्क थे, पिछले कुछ समय जो इसमें बहुत बड़े बड़े रिस्क रहे, चाहे वो प्लेज परसेंटेज को लेकर के निवेशकों के सवाल हो, बिजनेस को लेकर के सवाल हो, प्लस जो एक दुबई बेस्ड जो एक कंपनी है, आप कह सकते हैं दुबई बेस्ड जो एक फंड है जिसने खरीदारी की है और आने वाले समय में भी और कुछ बड़ी निवेश हो सकती है, ये चर्चा चल रही है, जो उनकी स्टेक शायद बढ़ती दिखाई देगी, इसके ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से हमने ऑलरेडी बातचीत की हुई है। ठीक है, तो जिन्हें ओवरऑल देखना है पूरा वीडियो देख सकते हैं, जिन्हें सिर्फ आप कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा जो एक क्विक एनालिसिस चाहिए लास्ट के 8 मिनट्स, बट हाँ प्लीज उसे पूरा जरूर देखिएगा, आपके तमाम सवाल के जवाब पूरे हो जाएंगे। स्टॉक का नाम है दोस्तों पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन। जी हाँ, पॉलीप्लेक्स। ये एक समय में इतना ज्यादा एक्साइटेड करता था लोगों को, एक समय मीडिया के सामने इतनी ज्यादा चर्चा होती थी स्टॉक की कि आप उन चीजों को सोच ही नहीं सकते। ठीक है, और उसमें कई निवेशक इतना ज्यादा बुरा फंसे हैं दोस्तों, स्टॉक पिछले काफी समय से चला ही नहीं है। ठीक है, और अब जब मैं आपको दिख रहा हूं, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा दोस्तों, स्टॉक 5 दिनों में 9% से ज्यादा रैली दिखाया है। ठीक है, और देखिए पॉलीप्लेक्स में हमने इसलिए एक्यूमुलेट या खरीदारी इसलिए नहीं की कि कुछ 5-10% के चुपचाप निकल जाए, इससे अच्छा होता तो भाई हमें सेविंग्स अकाउंट में पैसे डाल लेते। विजन लंबा है। ठीक है, नो डाउट आज भी कुछ आप कह सकते हैं एक थोड़ा सम ऑफ ये थोड़ा रिस्की स्टॉक्स में आता है दोस्तों। ठीक है, जो दिसंबर क्वार्टर अब आपको पता हो खत्म हुआ है, उसके बाद आने वाला है रिजल्ट दिसंबर क्वार्टर का भी, और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अगर आप रिस्क लेने के मन में नहीं है, मैं आपको पहले समझा दूं, अगर आपको लगता है यार अगर रिजल्ट खराब आ गए तो, या अगर आपको लगता है कि मैं अब शायद रिस्क नहीं ले सकता, Q3 की जो डिलेमा है उसे मैं उस चीज को एंग्जाइटी को नहीं महसूस कर सकता या उतना रिस्क नहीं ले सकता, चुपचाप प्रॉफिट बुक करें और स्टॉक से निकल जाएं दोस्तों। ठीक है, तो यही एक चीज दोस्तों जो इस स्टॉक में जो इस चर्चा करने की मेन रीजन है वो यही है कि भैया लॉन्ग टर्म के लिए आए थे। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए हम इसमें आए नहीं थे, और जो ये जो थोड़ा बाउंस आ रहा है उसके पहले एज अ इन्वेस्टर हमको क्या करना चाहिए इस पे चर्चा करनी है। तो यदि आप पॉलीप्लेक्स में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। बट मैं आपको डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, मैं या मेरी फैमिली मेंबर पॉलीप्लेक्स पे इन्वेस्टेड है, और आप कह सकते हैं हम भी, जहां तक मुझे लग रहा है मैं अभी आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, ये स्टॉक में ऑलरेडी प्रॉफिट में है। ठीक है, बट मैं जैसा कहा भाई 5-10% के प्रॉफिट के लिए तो थे नहीं। जिस प्रकार की कंपनी है, जिस प्रकार का पोटेंशियल है, जिस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जिस प्रकार का डाइवर्स इनके पास एक आप कह सकते हैं पोर्टफोलियो है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, ये स्टॉक में इतनी आसानी से प्रॉफिट बुक नहीं करना है। ठीक है, बट हाँ ये एक रिस्की पोर्टफोलियो है। तो यदि आपको लगता है मैं थोड़ा बायस हो सकता हूं, वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं, बट मैं बता दूं प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है। जो भी यहाँ पे जानकारी मैंने आपके सामने रखी है सब पब्लिक फोरम में अवेलेबल है, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी आपके सामने रखने की कोशिश नहीं की है दोस्तों। ठीक है, सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सीधे सेकंड पार्ट की तरफ चलता हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज अगर चैनल में पहली बार आए हैं
सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो अच्छी लगती है लाइक करके साथ औरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलते हैं सीधा दोस्तों सेकंड पार्ट की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं कंपनी ओवरव्यू में। और देखिए ये निवेशकों के लिए जो पॉलीप्लेक्स में जो आप कह सकते हैं ये उतार चढ़ाव और पिछले कुछ दिनों में एक तेज़ी आपको देखने को मिली, तो उसमें इस तेज़ी की वजह आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में कंपनी करती क्या है। तो देखिए कंपनी का इंटीग्रेटेड और डाइवर्सिफाइड मैन्युफैक्चरर है दोस्तों। कंपनी किस चीज़ की? प्लास्टिक फिल्म जो आप कह सकते हैं किस चीज़ से बनी? BOPET जो कि थिन और थिक दोनों है, BOPP, CPP और ब्लोन PE और PE। अब भाई ये इतने जो आपको शॉर्ट फॉर्म दिख रहे हैं ना, ये जब वीडियो के अंत तक आप देखते जाएंगे इन सब की आपको पहुंच हो जाएगी क्या होता है। BOPD प्रकार से आप कह सकते हैं ये सब पैकेजिंग फिल्म्स हैं। कुछ रिजिड होती हैं, अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ रिजिड होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंट होती हैं, कुछ हाई हीट रेजिस्टेंस पैकेजिंग काम आती हैं। तो ऐसी बहुत सारी आप कह सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग पैकेजिंग लगती है और उसके लिए अलग अलग तरह की चीज़ों का इस्तेमाल होता है। और किस में क्या इस्तेमाल होता है उसके लिए अलग से दोस्तों से स्लाइड दे रखे हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा एक डाइवर्सिफाइड ओवरऑल बिजनेस सेगमेंट है। ठीक है, आप देखें तो कंपनी का वाइडर ऑफरिंग है दोस्तों, स्पेशलिटी, इनोवेटिव और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ पैकेजिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। पैकेजिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन across the industry. Unique value proposition of onshoring, offshoring, and nearshoring for a global consumer base while maintaining cost leadership. भाई ये कह रहे कि हम चाहे ऑफशोर हो गई, ऑनशोर हो गई, हर जगह हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस के साथ काम करते हैं। सुपीरियर सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सपोर्ट इन की डिमांड सेंटर ड्राइविंग डीप कस्टमर रिलेशन। भैया चाहे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में ले लें आप, चाहे स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सपोर्ट में ले लें आप, इस ओवरऑल में आप इस कंपनी को बहुत अच्छा पाएंगे, ऐसा कंपनी ने कहा है। ठीक है, और जब हम अन्य नेक्स्ट चीज़ों में चलते हैं तो देखिए आप यहां पर पाएंगे कि जो कंपनी के पास आप देखें जो ओवर पॉलीप्लेक्स, ये देखिए इसमें क्या क्या चीज़ दी हुई है। सबसे पहले कस्टमर्स कितने हैं? 2660 कस्टमर है दोस्तों, 90 से ज़्यादा या कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली 90 देशों में। ठीक है, 90 से ज़्यादा देशों में आप कह सकते हैं कंपनी की ओवरऑल आप कह सकते हैं कस्टमर है। ठीक है, एक्सेप्शनल ऑन शोर सेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहाँ कहाँ? एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। चाहे आप कह सकते हैं एशिया हो गया, यूरोप हो गया या नॉर्थ अमेरिका हो गया। ओवरऑल आप कह सकते हैं ग्लोब में डाइवर्सिफाइड ज्योग्राफिकल लोकेशन में कंपनी काम करती है। 7 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है 5 कंट्रीज में। ठीक है, ये भी इट्स रियली ग्रेट। फुली इंटीग्रेटेड अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कैपेबिलिटीज है कंपनी के पास। स्ट्रॉन्ग R&D एप्लीकेशन डेवलपमेंट कैपेबिलिटी, यानी आप कह सकते हैं खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी भी कंपनी के पास है। ठीक है, और देखें एट द फोर, ये खैर मुझे ये समझ में नहीं आता सस्टेनेबिलिटी एंड ऑल दैट। ठीक है, जब तक धंधा ठीक चल रहा है हर कोई सस्टेनेबिलिटी की बात करता है। मुझे याद है जब स्टॉक मार्केट में एक भयंकर मस्त तेजी थी, हर कोई एक ही बात कह रहा था ESG। ठीक है, जब गिरावट शुरू होने लगी सबसे पहले ITC का स्टॉक भागा था। ठीक है, आप देखें विथ अ डाइवर्स प्रोडक्ट प्रोफाइल। कैसे डाइवर्स प्रोडक्ट प्रोफाइल है? ये फर्स्ट हाफ 2024 की अर्निंग है दोस्तों रेवेन्यू के आधार पे। तो देखिए सबसे बड़ा हिस्सा 52% थिन PET से आता है कंपनी का। ठीक है, उसके बाद 16% डाउनस्ट्रीम से आता है, 13% BOPP से आता है, 5% आप देखें थिक PET से आता है। तो ओवरऑल जो ये है ना दोस्तों, मोर देन 60 to 70% का आपको मात्र थिन PET और डाउनस्ट्रीम से ही आपको आने लगता है। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको धीरे से समझ में आएंगी दोस्तों जब हम आगे जाएंगे। अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन आप देखिए कितनी ज़्यादा है। फूड बेवरेज, लेबल, ब्यूटी, पर्सनल केयर, होम केयर, हेल्थ केयर, फार्मा में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, फिल्म फोर लाइनर, PV, LIB, EV और डिजिटल में। भाई ये तो हर एक क्षेत्र में हो गया। ठीक है, जब इतना अच्छा है तो प्रॉब्लम क्या चल रही थी? क्योंकि जब आप इसका इंट्रोडक्शन देखे होंगे कंपनी का, आपको लगा होगा इस कंपनी में प्रॉब्लम क्या है, इसमें तो खरीदारी ही करती रहनी चाहिए। तो उसकी भी चर्चा हम करेंगे कि एक्चुअल में जो पॉलीप्लेक्स है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था। देखिए
आप Q2 के रिजल्ट में आपको थोड़ा चलते हैं लेके, बहुत क्विक देखेंगे, क्या आपको पता भी आप Q3 के नंबर्स तो खुद ही आने वाले हैं। देखिए रेवेन्यू $180 मिलियन, यानी आप इसे $180 मिलियन में रहा है, ठीक है। $60 मिलियन का नॉर्मल एबिटा रहा है कंपनी का, ठीक है। रेवेन्यू $370 मिलियन रही है। यहाँ पे डॉलर की बात क्यों कर रहा है मेरे को समझ नहीं आता भाई साहब, रुपीज़ में कर देता, ठीक है। अब नॉर्मलाइज एबिटा मार्जिन कितनी रही, 9% की। ROC 5% रहा है, ठीक है। ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी, वाइडनिंग ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, लगातार प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ाया जा रहा है। कॉस्ट एफिशिएंसी इन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। अब देखिए मैं बताऊं आपको, कंपनी ने इसमें तो ज़रूर ध्यान दिया है, क्योंकि जो हालात थे इस पूरे सेक्टर के, कंपनी अगर इसमें थोड़ी बहुत पीछे रहती ना, तो जो हालत है ये उससे कहीं ज़्यादा बदतर हो जाती, ठीक है। इंक्रीजिंग शेयर ऑफ डी पैक सेल्स, इसके भी आएंगे भैया, डी पैक सेल्स क्या होता है और ये क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आने वाले समय में इसकी हिस्सेदारी बढ़ने में। मार्केट पोजिशनिंग, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ों पे और चर्चा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चार्ट पे भाई ये आप देखेंगे तो एक स्नैपशॉट है परफॉर्मेंस Q3 का। सेल्स देखेंगे ऑल फिल्म्स में, तो यहाँ क्वार्टर 5% ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर 8% की गिरावट है दोस्तों। सेल्स रेवेन्यू में 1% का जंप है, माफ कीजिए यहाँ भी जंप है, 1% जंप है, ईयर ऑन ईयर 25% का जंप है दोस्तों, क्वार्टर ईयर ऑन ईयर, ये 1% का जंप क्वार्टर माफ कीजिएगा। आप देखें पैट जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे बिफोर माइनॉरिटी 48 करोड़ रुपीस आप देखेंगे तो देखिए इसमें बढ़ोतरी हुई है क्वार्टर, बट ईयर ऑन ईयर 152 करोड़ की गिरावट है, विच इज ग्रेट, जो कि एक बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। और कंपनी ना इसके आंसर भी दिए हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। क्वार्टर आप देख रहे होंगे जो चीजें दिख रही हैं, ऐसा क्यों हुआ है। हायर सेल्स वॉल्यूम इज अ पार्शियली ऑफसेट बाय lower selling price due to weaker market condition leading almost flat sales revenue for the quarter। सेल्स वॉल्यूम में भले ही 5% का जंप देखने को मिला हो, बट सेल्स रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, क्योंकि कंपनी कह रही है जो बेचाई हुई हमने बेचे हैं सामान को वो बहुत कम दाम में बेचना पड़ा, क्योंकि डिमांड थी ना, जो मार्केट कंडीशन के कारण डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा वीकर थी। मार्जिन में आप देखेंगे कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, किस चीज़ की, थिन फिल्म में और बीओपी फिल्म में, जिस कारण एबिटा में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, यानी थिक फिल्म और बीओपीपी ने थोड़ी बहुत कह सकते हैं राहत दी है उन्हें मार्जिन फ्रंट। और जो ये ईयर ऑन ईयर कितना बड़ा गिरावट, क्योंकि ये तो बहुत ही बड़ा है, क्वार्टर फिर भी चीज़ें कुछ एक आध 3 जगह आपको हर जगह बढ़ती दिखाई दे रही है, भले कम है बट बढ़ती तो दिख रही हैं। यहाँ पे ऐसा क्या हो गया यार, देखिए lower sales revenue due to lower volume, falling in sale price resulting from lower lower raw material cost and weaker market condition। देखिए इससे आप एक चीज समझेंगे कि पिछले सवा साल से ना पूरा का जो सेक्टर ही है वो बड़े दबाव से गुजर रहा था, और ये जो पूरे दबाव के दौर पे दोस्तों हम देखेंगे तो पॉलीप्लेक्स के ऊपर हर कोई बातें बहुत अच्छी कर रहा था, ठीक है, लेकिन आपको जब सेक्टर ही ठीक नहीं रहेगा क्या रहेगा यार। और उसके बाद जो आपको गिरावट देखने को मिल रही है वो आपके सामने है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी उसी चीज़ का और परफॉर्मेंस है फर्स्ट हाफ का, और यहाँ पे भी वही कहा जा रहा है कि भाई साहब लोअर सेल क्यों हो रही है, क्योंकि सेलिंग प्राइस लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की कैपेबिलिटी के ऊपर। आप देखिए यहाँ पे तो पाएंगे एक सेल्फ कंटेन मैन्युफैक्चरिंग सेल्स कैपेबिलिटी है हर एक रीजन में इस कंपनी के पास, पॉलीप्लेक्स के पास 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 5 कंट्रीज में, मल्टीपल वेयर हाउस है दोस्तों, और लियाजन ऑफिस वर्ल्ड वाइड विद टोटल बेस फिल्म कैपेसिटी, एक यूएसए, नीदरलैंड, पोलैंड, जर्मनी, टर्की, इंडिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, कोरिया, जापान। अब इतने सारे, यहाँ तो मात्र 7 फैसिलिटी 5 कंट्री लिखी गई है, तो ये इतनी सारी चीज़ें क्या हैं दोस्तों। और एक और चीज़ समझिए आप चीज़ को दोस्तों, कि जो पॉलीप्लेक्स है ना ये रैंक 2 आती है ग्लोबली, आप चाइना को एक्सक्लूड कर दें बीओपीपीटी फिल्म कैपेसिटी में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो स्टार और ये ट्रायंगल, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि भाई कंपनी का जो ग्रुप मैन्युफैक्चरिंग है स्टार, वो कहाँ कहाँ पर है आप देखिए, 1 2 3 4 5, जो ये 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बता रहा था ना ग्रुप फैसिलिटीज, वो ये 5 जगह है, यूएसए में, टर्की में, इंडिया में 2 है और इंडोनेशिया में। ट्रेडिंग कंपनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस देखेंगे तो कंपनी की पोलैंड में है, टर्की में है दोस्तों, ठीक है, कोरिया और जापान में भी दोस्तों आप देखेंगे तो रिप्रेजेंटेटिव फैसिलिटी कंपनी की, ठीक है। और इसीलिए कंपनी कह रही है कि भाई साहब जो हम है ना, हम हर जगह पे हैं,
और आप देखिए इतना ही नहीं, ये जो आपको हरा 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 दिख रहा होगा, ये एजेंट प्रेजेंस, यानी यहाँ पर आप धंधा कर सकते हैं दोस्तों, यानी एजेंट के थ्रू आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। कहाँ पे? सदर्न अमेरिका में आप देखें, साउथ अफ्रीका में देख लें आप, ठीक है, ये इजिप्ट का एरिया हो गया दोस्तों, ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं। और कंट्री विद डायरेक्ट सेल्स रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे इन कंट्रीज में दोस्तों डायरेक्ट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपको यहाँ पे मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ओवरऑल कंपनी ने थ्रू एजेंट, थ्रू रिप्रेजेंटेटिव एक बहुत बड़ा वर्ल्ड का ज्योग्राफिक एरिया कवर कर लिया है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कुछ आप इसे कंपनी किस तरह की पैकेजिंग करती है। देखिए, पॉलीप्लेक्स, अ रिप्रेजेंटेड प्लास्टिक फिल्म मैन्युफैक्चरर। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, आप यहाँ पे ना अलग अलग किस्म की कोटिंग, या आप कह सकते हैं कंपनी जो काम करती है उसके बारे में कहा गया है। एक है सराफिल, आप इसे पॉज कीजिएगा, आप इसे देख सकते हैं। मैंने इसे यहाँ पे इसीलिए रखा हुआ है ना दोस्तों, ताकि आप पॉज करके जो जिस प्रकार की फिल्मिंग, पैकेजिंग कंपनी करती है, क्योंकि हम अगर इन सब पे चर्चा करने बैठेंगे तो वीडियो 1 घंटे से भी ज़्यादा का चला जाएगा, ठीक है। बट एज ए इन्वेस्टर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे जो इस कंपनी का आप कहते हैं प्रेजेंटेशन से इसको पॉज कर दिया था, ठीक है। आप देखें, फोकस ऑन हाईली डिफरेंशिएटेड स्पेशलिटी फिल्म सेल्स। ये जो डी पैक आया था ना, आपको पता होगा, पहले शुरू में मैंने कहा था कि डी पैक के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, एप्रो कस्टमर डी पैक ड्राइव्स पॉलीप्लेक्स राइट टू विन इन अ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, ठीक है। ये जो चीज़ है वो क्यों आपको अच्छी कही जा रही है? यूनिक वैल्यू प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट एप्लीकेशन हैज लेड टू अ हेल्दी ग्रोथ इन स्पेशलिटी पोर्टफोलियो। ये एक स्पेशलिटी पोर्टफोलियो के अंडर का दोस्तों माल है, आप कह सकते हैं, जो आपको आने वाली चीज़ों में एक आप कह सकते हैं जो अन्य कंपनीज के मुकाबले आपको थोड़ा एक एज देता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं? तो देखिए, हाई एंट्री बैरियर है, यहाँ पे प्राइस स्टेबिलिटी रहती है, सस्टेन हायर कंट्रोल द रेलेवेंट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, ये इसका जो कंट्रीब्यूशन है हाईली सस्टेनेबल रहता है। प्राइस वेरिएशन बिटवीन कस्टमर एज वेल एज मार्केट एज कस्टमर विद इन द सेम मार्केट, ठीक है। जो प्राइस वेरिएशन है ये भी आप कह सकते हैं थोड़ी हद तक स्टेबल रहता है, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों के कारण आप देख रहे होंगे जो ये डी पैक और अन्य स्पेशलिटी प्रोजेक्ट है ये क्यों अच्छे होते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ में चलते हैं, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब देखिए, प्रोडक्ट और एप्लीकेशन पेनिट्रेशन। तो सबसे पहले आता है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग फूड। देखिए, शुगर और कन्फेक्शनरी, आप देखिए फ्रोजन फूड के लिए, चीज़ डेयरी के लिए पैकेजिंग, सीरियल्स के लिए पैकेजिंग, टी कॉफ़ी, स्नैक कुकीज़, फूड स्टेपल्स के लिए पैकेजिंग, सूप्स के लिए पैकेजिंग, लिक्विड के लिए पैकेजिंग, जी हाँ, सॉस और ये आप देखते हैं ना क्रीम, मायोनीज क्रीम, सबकी पैकेजिंग, अदर्स में पार्ले जी देखिए सब लिखा है, फूड में मैगी एंड ऑल दैट, स्पेशलिटी में भी देखेंगे तो इस तरह की चीज़ें कही जा रही हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप देखें, ये जिसकी चीज़ की मैं दिखा रहा हूँ ना आपको यहाँ पे, ये क्या है दोस्तों? ये दो बीओपीटी ना, थिन बीओपीटी, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 52% का हिस्सा हिस्सेदारी ओवरऑल सेल्स में, ये उस प्रकार की सेल्स में आती है जहां पर आप थिन बीओपीटी का इस्तेमाल करते हैं पैकेजिंग में। फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है भाई साहब फ्लेक्सिबल पैकेजिंग की, नॉन फूड, ठीक है। जो हमने ऊपर चर्चा की वो तो फूड की पैकेजिंग थी, ये नॉन फूड की पैकेजिंग है। कैसे? अब आप देखें, सराफाइल, थिन बीओपीटी, बीओपीपी और सीपीपी फिल्म्स। नॉन फूड मतलब मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, किचन होम केयर, सिगरेट टोबैको, जी हाँ सिगरेट टोबैको में भी कंपनी है, पर्सनल केयर हाइजीन, पेट फूड, गार्डन एंड आउटडोर, इलेक्ट्रॉनिक पैकेजिंग, जी हाँ इलेक्ट्रॉनिक पैकेजिंग हो गई, मिसलिनियस, देखिए स्क्रॉच ब्राइट हो गया, इस प्रकार की चीज़ें, पर्सनल केयर हाइजीन, टेप्स में हो गया, टेक्सटाइल बैगेज हो गए दोस्तों, और श्रिंक फिल्म्स। श्रिंक फिल्म्स कैसे होती है दोस्तों? जो आपके हैंड वॉश में, बॉर्नविटा जैसी फिल्म में श्रिंक फिल्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ में चलते हैं, नेक्स्ट मिनट आप समझ में आएगा आपको। तो देखिए, प्रोडक्ट एप्लीकेशन, तो ये है सीपीपी और ब्लोन पी पर पी। तो यहाँ पे क्या क्या यूज़ होते हैं? देखिए, एंटी फॉग हो गए, आप देखिए फूड प्रोडक्ट के ऊपर आ रहा है, फूड ओवर रैप जो किया जाता है, आप देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, कुछ मेडिकल इक्विपमेंट दिख रही हैं, ठीक है। तो ये ब्राउन आप देखें भी यहाँ पे, तो इस प्रकार की पैकेजिंग, स्ट्रेच रैप हो गए, मेटल प्रोडक्शन डिवाइस हो गई, तो इस प्रकार की चीज़ होती है। अब आप देखें एक कंस्ट्रक्शन अंडरलेमेंट, यहाँ पर भी इस फिल्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे पॉलीप्लेक्स में कि एक बहुत ज़्यादा वेल डाइवर्सिफाइड इनका पूरा का पूरा चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आप देखेंगे
तो एक और फूड एप्लीकेशन में आता है जो किस प्रकार के हैं दोस्तों, आप देखें लेबल, कार्टन, हॉलीग्राफी और पेपर। ये देखिए भैया, डायरेक्ट ट्रांसफर मेटेरियलाइज पेपर, ये इस प्रकार के हैं। अल्कोहल और टोबैको में, ठीक है। ब्रांड प्रोडक्शन होलोग्राफी में आप देखें इस प्रकार की, ठीक है। अब ये कार्टून पैकेजिंग भी आपको दिख रही होगी, क्लोजअप और इस प्रकार की एयर फ्रेशनर के लिए। और लेबल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, देखिए QR कोड, ये बार कोड, इस प्रकार की पैकेजिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कंपनी का प्रोडक्ट जो है। अब चलते हैं नेक्स्ट पैकेजिंग में, वहाँ पे क्या है। अब एक है दोस्तों इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, ये देखिए आप, फ्लेक्सिबल डक्टिंग, हॉट स्टैम्पिंग फॉइल, टेप्स, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल टेप्स होते हैं उसमें टेप्स हो गया, ठीक है। EV बैटरीज में भी आता है, अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, विंडो फिल्म्स भी होती है दोस्तों। यानी आप देखें फेस शील्ड में भी आता है दोस्तों, और स्क्रीन प्रोटेक्शन, मेडिकल डेकोरेशन, मेडिकल और डेकोरेशन में, यानी आप देखें हर एक प्रोडक्ट में आपको दिखता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये एक और चीज़ है दोस्तों जहाँ पर कंस्ट्रक्शन में भी अन्य जगह पर कंपनी काम आती है, ठीक है। हमने पहली चर्चा कर चुकी है कि कंपनी का जो आप कह सकते हैं बेस है वो पूरे विश्व में फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने ऊपर ऑलरेडी चर्चा की हुई है। अब चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, कंपनी का ना जो इन्वेस्टमेंट अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, तो देखिए बेस फिल्म कैपेसिटी एक्सपेंशन देखेंगे आप, तो यहां पर पाएंगे न्यू इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल क्या है, हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस टू एस्टैब्लिश सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। आप कह सकते हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और ज़्यादा बढ़ाना है, ठीक है। कैप्टिव रेसिन होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड स्टार्टअप सेकंड क्वार्टर ऑफ 2025, सक्सेसफुली स्ट्रेटजी डिप्लॉयड ऑल लोकेशन, 2 फिल्म लाइन्स, रेजिंग प्लान और डाउनस्ट्रीम एसेट्स। पोस्ट दिस इन्वेस्टमेंट पॉलीप्लेक्स विल बी द मोस्ट कॉम्पिटिटिव प्रोड्यूसर ऑफ थिन BOPT फिल्म द US, ठीक है। ये लगभग $128 मिलियन का US में एक इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, जिसके बाद थिन BOPT में US में कंपनी मोस्ट कॉम्पिटिटिव प्रोड्यूसर हो जाएगी। यानी जो माल बेचने की क्षमता है वो इतने कॉम्पिटिटिव रेट में हो जाएगी जो अन्य कोई इसे शायद नहीं बेच सकता दोस्तों, ठीक है। और ये प्लांट USA में बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आप देखिए कितना बड़ा यहाँ पे प्लांट है, तो आप पाएंगे ये देखिए, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर कंपनी की गाइडेंस आती है कि कंपनी गाइडेंस क्या दे रही है, तो देखिए ये रहा नॉर्मल EBITDA है। कंपनी की गाइडेंस परफॉर्मेंस की फैक्टर को लेकर के शॉर्ट टर्म आउटलुक की बात करते हैं। देखिए डिमांड में जो रिकवरी है कंपनी साफ साफ कह रही है कि भैया वो स्लो है, तो ये चीज़ सबसे पहले याद रखिएगा कि कंपनी खुद कह रही है डिमांड रिकवरी स्लो होने वाली है, और ये दोनों ही जगह पे इंडस्ट्रियल और पैकेजिंग सेगमेंट में, ठीक है। रिडक्शन इन कॉस्ट आप देखेंगे यहाँ पे प्राइमरी यूटिलिटी इन यूरोप और नॉर्मलाइजेशन ऑफ फ्राइट में, ठीक है। एंटिसिपेटेड वेयर ग्लोबल GDP ग्रोथ अलॉन्ग विद द सप्लाई और एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फॉर सम टाइम, ठीक है। लेकिन देखिए ये जो तमाम चीज़ें स्लो डाउन कह रहे हैं, चाहे यूरोप में हो गया, तमाम चीज़ हो गया, ये इसके शेयर प्राइस में ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ अपॉर्चुनिटी में हमको जाना है, हमें अपॉर्चुनिटी में जाना है, ना कि जो ऑलरेडी फोमो के चक्कर में ऑलरेडी भागे हुए स्टॉक है उस पर जाना है। हाँ, इस प्रकार के समय में आपको एक्यूमुलेशन मोड में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुरई 10-20 लाख रुपए डाल के छोड़ दिए, अब मान लीजिए वहां से अगर गिर गया, और सिर्फ खरीद के छोड़ना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ हर क्वार्टरली नंबर्स पर नजर डालने हैं। अगर लगे नहीं यार कंपनी बढ़िया नहीं कर रही है, या हमसे ऐसा लगता है पढ़ने में गलती होगी, चुपचाप स्टॉक से निकल जाए। ऐसा कभी ना करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का मतलब ये नहीं होता आपने पैसे लगाए आप भूल गए, आपको हर क्वार्टरली नंबर्स में उसमें नजर रखनी ही पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। और अब चलते हैं जो कुछ मेजर हाईलाइट कंसर्न है दोस्तों, क्या है। कुछ वीक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो आपको देखने को मिली ही है, ठीक है। कंपनी यहाँ पे साफ साफ कहती है कि भैया देखिए आखिरी में ना जो अर्निंग है वही स्टॉक प्राइस को आगे बढ़ाता है, और कोई भी स्टॉक लगातार इंक्रीज नहीं कर सकता दोस्तों जब तक कंपनी की जो अर्निंग है वो ग्रोथ नहीं दिखाएगी। और ये पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन के लिए पिछले काफी लंबे समय से एक बड़ा प्रॉब्लम रहा है, और जैसा मैंने कहा 1-1.25 साल से एक ही रट हो रही है, स्लो डाउन, डिमांड स्लो डाउन, डिमांड स्लो डाउन। और यही कारण है कि आपका जो स्टॉक प्राइस है वो चल नहीं पा रहा है, ठीक है। अब आप देखें कंपनी की परफॉर्मेंस को पिछले 8 क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि इसकी जो EPS है ना दोस्तों, ये सितंबर 2022 के क्वार्टर में पीक हो चुकी थी। सितंबर 2022 के क्वार्टर में पीक हो चुकी थी, और उसके बाद से लगातार गिर रही है। और EPS 87%, जी हाँ 87% टूट चुका है। और इसके हिसाब से
62% गिरावट भी स्टॉक में आ चुकी है, जो कि जस्टिफाई करती है, ठीक है। बट रीजन क्या है भाई साहब ईपीएस के गिरावट का, ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखिए इसका आपको आंसर मिलेगा, जो कंपनी की सेल है वो इतनी ज्यादा नहीं गिरी है जितने ज्यादा प्रॉफिट गिरे पिछले कुछ सालों में, ठीक है। ऑल द डिक्लाइन हैज बीन सिग्निफिकेंट 25%। लेकिन ऐसा क्यों है? तो देखिए जो रियल प्रॉब्लम है ना दोस्तों, वो टू फोल्ड, यानी जो मेन प्रॉब्लम आप देखेंगे इस कंपनी की वो दो है। क्या क्या है? वन, जो कंपनी हैज बीन अनेबल टू कंट्रोल ऑपरेटिंग कॉस्ट। कंपनी का ऑपरेटिंग कॉस्ट एक सबसे बड़ा सरदर्द निकल के आया है, और ये कॉस्ट बियॉन्ड द पॉइंट इन लाइन विद द फॉलिंग सेल्स। अब ये इतना बढ़ गया कि जो इनकी सेल्स है उसके सामने ही खतरा पैदा हो गया। दूसरा क्या है? जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो लगातार बढ़ता चला गया दोस्तों, जो कि 74 मिलियन रुपीज है, यानी 7.4 करोड़ था सितंबर क्वार्टर लास्ट ईयर। इस सितंबर क्वार्टर की बात नहीं कर रहा दोस्तों, पिछले साल की बात कर रहा हूं। वो बढ़ करके 10 करोड़ हो गया था दोस्तों सेम क्वार्टर दिस ईयर। एंड पुट ऑल दिस टुगेदर एंड वी हैव रिडक्शन इन नेट मार्जिन 9.6 से सीधा 3.1% पे आ गई है पिछले 4 क्वार्टर में। और ये चीज ओवरऑल बहुत बहुत परेशान कर रखी है दोस्तों निवेशकों को, ठीक है। तो ये चीज एज अ निवेशक आपके दिमाग में होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। और यही कारण है कि आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे बड़ा कंसर्न था, कंसर्न्स अबाउट द प्रमोटर, ठीक है। जो एक बड़ा कंसर्न है ना प्रमोटर के लिए, वो क्या है? तो आप देखें कुछ साल पहले दोस्तों जो पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन के प्रमोटर थे, उन्होंने 24.2% स्टेक सेल करने का फैसला किया था एक दुबई बेस्ड एजीपी होल्डको में। और इस डील की जो वैल्यू रखी गई थी 18.3 बिलियन रुपीस, आप कह सकते हैं 138 करोड़ रुपीस के आसपास रखी गई थी, ठीक है, जब ये सब चीजें उसको हुई। एंड पुट ए कॉल ऑप्शन अलाउइंग एजीपी होल्डिंग टू इंक्रीज इट्स स्टेक इन द फ्यूचर। इसके साथ साथ इंक्लूडिंग अ बाइंडिंग टर्म शीट प्रोविजन फॉर पुट एंड कॉल ऑप्शन, कुछ पुट और कॉल ऑप्शन के साथ भी एग्रीमेंट रखी गई ताकि आने वाले समय में और ज्यादा स्टेकें बढ़ाई जा सके एजीपी होल्डिंग द्वारा। अंडर टर्म एजीपी होल्डिंग विल हैव द राइट टू अपॉइंट अ डायरेक्टर ऑन द बोर्ड्स ऑफ पॉलीप्लेक्स एंड सब्सिडरीज। ये जो एजीपी होल्डिंग में ये भी था कि आने वाले समय में कि भाई साहब कंपनी का डायरेक्टर कौन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पॉलीप्लेक्स और आपकी सब्सिडरी का, इसकी भी पावर कंपनी के पास आती हुई दिखाई देगी दोस्तों। ये राइट होगा उनके पास, ठीक है। आगे लास्ट मंथ कहा जा रहा है दोस्तों, अक्टूबर के आसपास का ही समय था कि जब एक अनाउंस किया गया कि जो डील की वैल्यू है उसे रिवाइज किया गया है और 11.9 बिलियन रुपीस पे आ गई है। और ये जो बड़ी गिरावट हुई ना, ये निवेशकों को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और यही कारण था कि उस समय पॉलीप्लेक्स में एक भयंकर गिरावट आपको देखने को मिली थी। और यही जो चीज मिल करके एक डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी कंपनी के फ्यूचर में पैदा करती है। और एक और उसके साथ इश्यू क्या हुआ दोस्तों, जो प्रमोटर की प्लेजिंग हुई ना एज ऑफ सितंबर, 100% इनकी जो प्रमोटर है वो प्लेज कर रखे हैं कंपनी के शेयर को। विथ स्टॉक विथ हाई प्रमोट प्लेजिंग आर ऑलवेज कंसिडर्ड रिस्की बाय प्रूडेंट इन्वेस्टर्स एज इट क्रिएट एन ओवरहैंग ऑन स्टॉक ऑफ द। और देखिए मैं हमेशा कहता हूं हर कोई स्टॉक जहां पर प्लेज परसेंटेज, और यहां तो 100% था, ठीक है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और जब तक मेरी कुछ जो जानकारी है अभी तक, ऐसे स्टॉक बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ भी आपको दिमाग में अपने रखनी है। तो मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल जो प्रॉब्लम है वो आपको समझ में आ गई होगी। इस बार जो दिसंबर क्वार्टर है, अगर इनमें से एक भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व दिखाई देती है, एक भी प्रॉब्लम मतलब रेवेन्यू, मार्जिन, प्लेज परसेंटेज या कुछ बड़ी क्लैरिटी कंपनी को लेकर के आती है, तो वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा स्टॉक प्राइस की रैली में दोस्तों। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना रात को, तो उस सुबह आप देखेंगे, रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको ये मेरे ख्याल से दोपहर के 3:30-4 बजे मिलेगा अपलोड होके। तो मैं आपको बता दूं, ये जो उस समय स्टॉक था 2 दिन के अंदर 10 से 11% की रैली ऑलरेडी दिखा चुका था दोस्तों, ठीक है। सो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में नहीं, एक्चुअली इशू क्या है, क्या वो रिजॉल्व हो रहे हैं। और क्वार्टरली नंबर से पहले फिर एक बार रिपीट करूंगा, कोई भी निवेश करें 10 बार सोचें, क्योंकि क्वार्टरली नंबर से पहले के स्टॉक अगर आपका भाग जाता है और उस जो स्टॉक आप कह सकते हैं जो नंबर आएंगे आपके, अगर वो उस रैली को जस्टिफाई नहीं करते, यकीन मानिए वापस से गिरावट होगी, वापस से स्टॉक आपको वहीं मिलेगा जहां से आपने, आप कह सकते हैं पिछले कुछ समय से इस गिरावट के बाद तेजी देखी थी दोस्तों। तो एक बहुत छोटी सी एनालिसिस आपसे शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक कीजिएगा,
चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।